जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम राजस्थान में प्रजामंडल तथा प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है अलवर प्रजामंडल। इसके बाद में हम भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी अध्ययन करना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अलवर प्रजामंडल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और बहुत सारी भर्तियां आ रही है राजस्थान सरकार की, तो उनकी आप गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे। प्रारंभ करते हैं दोस्तों इसको। अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है सन 1938 में। कौन करता है दोस्तों? हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा। और दूसरे सदस्य का नाम होता है कुंज बिहारी लाल मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हरि नारायण शर्मा तथा कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा अलवर में की जाती है। थोड़ी घटनाएं भी पढ़ लेते हैं, कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए इस प्रजामंडल के दौरान। 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर रियासत के शासक जय सिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है। जय सिंह को हटा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, और जय सिंह की जगह उनके एक पसंदीदा जागीरदार का पुत्र होता है तेज सिंह, उसको यहाँ का शासक बनाया जाता है। तो 1933 में एक तो यह घटनाक्रम घटित होता है। 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर रियासत के शासक जय सिंह को गद्दी से हटाकर, शासन से हटाकर, उनकी जगह उनके एक पसंदीदा जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को अलवर रियासत का शासक बनाया जाता है। इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है अलवर रियासत की जनता के द्वारा और साथ ही आंदोलनकारियों द्वारा। 1933 में ही कांग्रेस समिति का गठन हो जाता है। कांग्रेस समिति का गठन हो जाता है। लेकिन इस कांग्रेस समिति के जो कार्यकर्ता थे, इन पर बहुत सारी बंदिशें लगाई जाती है, इनकी गिरफ्तारियां की जाती है, इन पर राजद्रोह के मुकदमे लगाए जाते हैं। इस वजह से 1933 में स्थापित कांग्रेस समिति अब कांग्रेस समिति नहीं रहती है। कांग्रेस समिति का नाम बदल कर लिया जाता है दोस्तों, अब इसका नाम चेंज करके कर लिया जाता है अलवर राज्य प्रजामंडल। अलवर राज्य प्रजामंडल इसका नाम कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1938 में। किसके द्वारा किया जाता है? वही हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा। उसके बाद में 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1942 के दरमियान घटित हुआ था। तो जब 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों द्वारा देशी रियासत के सभी शासकों को चंदा लेने के लिए बोला गया था। यानी कि सभी रियासतों को ब्रिटिश सरकार की सहायता करनी है, इस युद्ध में चंदा देना है। जब ये चंदा शासक से मांगा जाता था, तो शासक इस चंदे को जागीरदारों पर डाल देता था। जागीरदार ये चंदा किसानों पर और आम नागरिकों पर डाल देता था, जिससे उनकी स्थिति बदहाल हो जाती थी। तो जब 1940 में युद्ध के लिए चंदा मांगा गया किसानों से तथा अन्य आम नागरिकों से, तब किसानों तथा आम नागरिकों ने अलवर राज्य प्रजामंडल के नेतृत्व में युद्ध में चंदा का विरोध किया था। उसके बाद का घटनाक्रम अगर हम पढ़ें, जनवरी 1944 में अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है। जनवरी 1944 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा के द्वारा इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इस प्रकार और भी बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हैं, लेकिन मैटर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको अब बाइंड अप करना चाहता हूँ। उसके बाद में अगर हम ये बात करें, एक और चीज की हम यहाँ पर जिक्र जरूर कर सकते हैं। हम सभी को जानकारी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की
दिल्ली में हत्या हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है जब यह हत्या हुई थी तो नाथूराम गोडसे अलवर रियासत में आया था, और अलवर रियासत का जो दीवान है खरे, एन.बी. खरे, उसने नाथूराम गोडसे की सहायता की थी। साथ ही इस समय अलवर रियासत में सांप्रदायिक दंगे भी भड़क रहे थे। तो जो एन.बी. खरे था, ऐसा माना जाता था कि एन.बी. खरे का अलवर रियासत में जो सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे उनमें हाथ है। साथ ही महात्मा गांधी की हत्या में भी एन.बी. खरे, जो कि अलवर रियासत का दीवान था, इसका हाथ है। इस वजह से अलवर रियासत के दीवान को 1948 के दरमियान दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है। जब हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था तो हमें यह भी जानकारी है कि 18 मार्च 1948 को अलवर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में हो गया था। तो उसके बाद में ये सारी समस्याएं खत्म हो गई थी, जो कि उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की जो मांग चल रही थी वो इस विलय के पश्चात सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी। अब आप बोलोगे कि सर इतना सारा मैटर कैसे याद रखें, आप तो हर एक प्रजामंडल में बहुत सारा मैटर बता देते हो। तो दोस्तों मेरा तो फर्ज है कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन आप जरूर ले सकते हो। तो आपको कम से कम कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, एक तो ये याद रखना है, और किसने उसकी स्थापना की है, एक ये चीज याद रखनी है। साथ में अगर हम योगदान भी याद रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे योगदान किसका रहा, तो हरिनारायण शर्मा है, कुंज बिहारी लाल मोदी है, इसके अलावा भवानी शंकर शर्मा है, एक नाम और जोड़ सकते हैं हम, मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ, इनका भी अलवर प्रजामंडल के दौरान योगदान माना जाता है। तो जैसे और सारी चीजें अगर याद नहीं भी रहे तो भी इस संस्थापना वर्ष और संस्थापनकर्ताओं का नाम जरूर आपको याद रखना है, साथ में योगदान। योगदान क्यों, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अलवर प्रजामंडल के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुए उनसे किस व्यक्ति का संबंध नहीं है, या फिर अलवर प्रजामंडल से किसका संबंध नहीं है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया, एक ऑप्शन दे दिया हरिनारायण शर्मा, एक दे दिया कुंज बिहारी लाल मोदी, एक दे दिया भवानी शंकर शर्मा, और अगला ऑप्शन दे दिया ठाकुर देशराज। तो फिर आपकी समस्या आ जाएगी अगर हम इन नामों को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो इस वजह से हमको नाम जरूर ध्यान में रखने हैं, स्थापना और संस्थापनकर्ता। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा चर्चा का विषय रहेगा भरतपुर प्रजामंडल। अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली, ये जो 4 प्रजामंडल है इनकी स्थापना 1938 में होती है। तो आज हम एक तो अलवर पढ़ चुके हैं, इसके अलावा आज हम भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा शाहपुरा, उसके बारे में भी अगर आज हमें समय मिल जाए तो आज ही कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। भरतपुर प्रजामंडल, स्थापना कौन करता है इसकी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1938 में। किसके द्वारा की जाती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, जो कि बड़े किसान नेता थे अलवर भरतपुर क्षेत्र के, ठाकुर देशराज, इनका राजस्थान के जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए, साथ ही शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुए हैं, उनमें ठाकुर देशराज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, चर्चित चेहरा है ये। इसके अलावा रेवती रमन उपाध्याय, रेवती रमन उपाध्याय, इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है गोपीलाल यादव को, तथा इस प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ठाकुर देशराज तथा रेवती रमन उपाध्याय, इस प्रजामंडल के उपाध्यक्ष होते हैं। थोड़ा घटनाक्रम भी अब हम चर्चा करना चाहेंगे। घटनाएं, उन्नीस सौ 1920 से लगाकर 1927 तक भरतपुर का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों, 1920 से 1927 तक जो भरतपुर का शासक था उसका नाम था
किशन सिंह। कई बार किशन सिंह को कृष्ण सिंह भी लिख दिया जाता है, कृष्ण सिंह। तो बेहतर है कि हम दोनों ही नाम याद रख लें। 1920 से 1927 के दरमियान भरतपुर का शासक था कृष्ण सिंह या फिर किशन सिंह। इसके द्वारा ये एक प्रगतिशील शासक था, प्रोग्रेसिव शासक था। इसके द्वारा भरतपुर रियासत में अनेक सुधार वाले कार्य करवाए गए, अच्छे सुधार वाले कार्य करवाए गए। जैसे इसने जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित कर दिया भरतपुर रियासत की, इसको हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया, ठीक है। इसके अलावा किशन सिंह के द्वारा भरतपुर में स्वायत्त शासी संस्थाओं की भी स्थापना की गई, स्वायत्त शासी संस्थाओं की भी स्थापना की गई। और क्या किया इसने? 1927 के दौरान कृष्ण सिंह या फिर किशन सिंह या फिर कृष्ण सिंह ने यह घोषणा कर दी कि भरतपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। यानी इसके द्वारा 1927 में भरतपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा कर दी गई। अब जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया आएगी ही। तो इसकी प्रतिक्रिया आती भी है। जो ब्रिटिश होते हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं, किसी कृष्ण सिंह से या फिर किशन सिंह से। और होता है क्या है दोस्तों, इसको राजगद्दी से हटा दिया जाता है, इसको शासक से हटा दिया जाता है। और इसी का जो पुत्र है उसका नाम है ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। अल्पायु में होता है, ये कम उम्र होती है ब्रिजेंद्र सिंह की। तो फिर जो शासन का पदभार है वो डंकन, शासन का जो पदभार है दोस्तों वो ले लिया जाता है डंकन मेलेजी के हाथों में। डंकन मेलेजी शासन का जो पूरा शासन अपने हाथ में ले लेता है, डंकन मेलेजी। एक बार में नाम थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है कि नाम यही है या फिर थोड़ा चेंज है, चेक कर लेता हूँ मैं। मेलेजी नाम ही है दोस्तों, इसका है डंकन मैकेंजी। हम ये बोल रहे हैं कि 1927 में जब कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा भरतपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की घोषणा करने का जिक्र किया जाता है, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा उसके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। अल्पायु होता है, इस वजह से शासन की संपूर्ण भागदौड़ आ जाती है डंकन मैकेंजी के हाथों में। डंकन मैकेंजी क्या करता है? सभा, जुलूस, इसके अलावा नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देता है। नागरिक अधिकार जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सभा, जुलूस तथा नागरिक अधिकारों पर डंकन मेलेजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें भरतपुर रियासत में जन जागरण का कार्य किसके द्वारा किया गया, जन जागृति किसके द्वारा फैलाई गई, तो थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। एक तो इसमें आर्य समाज का नाम आता है। आर्य समाज के द्वारा जन जागृति इस इलाके में फैलाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति का नाम आता है जगन्नाथ अधिकारी। एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जगन्नाथ अधिकारी। जगन्नाथ अधिकारी द्वारा हिंदी साहित्य समिति का गठन किया जाता है, साथ ही वैभव पत्र भी निकाला जाता है। तो हिंदी साहित्य समिति तथा वैभव पत्र के माध्यम से भरतपुर रियासत में जगन्नाथ तिवारी तथा आर्य समाज के द्वारा जन जागृति प्रसारित की जाती है। थोड़ा सा और घटनाक्रम अगर हम चर्चा में लें तो और क्या हो सकता है? जब कृष्ण सिंह को पदच्युत कर दिया गया था, यानी कि शासन से हटा दिया गया था, उसकी जगह ब्रिजेंद्र सिंह को शासन संभाला दिया गया था और डंकन मैकेंजी जो था वही संपूर्ण शासन संभाल रहा था। तो इसकी प्रतिक्रिया होना बहुत स्वाभाविक है। और भरतपुर रियासत की जो भी यहाँ के नेता थे उनके द्वारा इसका मुखर विरोध भी किया गया। साथ ही सन 1928 में गोपीलाल यादव तथा ठाकुर देशराज द्वारा भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन कर दिया जाता है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन कर दिया जाता है। 1928 में गोपीलाल यादव तथा ठाकुर देशराज द्वारा
1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन किया जाता है, जो कि डंकन मैकेंजी की नीतियों का विरोध करते हैं। साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की या फिर शासन की मांग भी मुकर करते हैं। इसके बाद का घटनाक्रम अगर हम देखें तो क्या है, 1930-31 के दौरान भरतपुर रियासत के जो छात्र हैं वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सन 1930-31 के दौरान भरतपुर रियासत के छात्र स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके बाद में 1940 में ये जो प्रजामंडल गठित हुआ था 1938 में, इसका पंजीकरण हो जाता है। किस नाम से होता है? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के नाम से। सन 1940 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल का पंजीकरण भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के नाम से हो जाता है। जब इसका पंजीकरण हो जाता है तो अब अधिवेशन बुलाए जाएंगे, तो अधिवेशन भी आयोजित होते हैं। 31 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941, यानी कि 2 दिन की बात हो रही है। 31 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 के दौरान भरतपुर में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद, क्योंकि पंजीकरण के नाम इसका नाम प्रजा परिषद है तो वही हम नाम लेंगे। 31 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 के दौरान 2 दिनों के लिए भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों जय नारायण व्यास, जो कि मारवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता थे। जय नारायण व्यास, जिनको हम मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति का जनक भी कहते हैं। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, पोपाबाई की पोल लिखी थी, मारवाड़ की अवस्था लिखी थी, जिनका जिक्र हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं जब हमने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन किया था। बहरहाल 31 दिसंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 के दरमियान 2 दिनों के लिए जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 1941 के दरमियान भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर क्षेत्र के बड़े नेता थे और जयपुर में जो प्रजामंडल आंदोलनों को गति दे रहे थे, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1941 से 30 दिसंबर 1941 के दौरान भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। उसके बाद की अगर हम घटनाक्रम पर बात करें तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यही कर लेते हैं। अक्टूबर 1942 से पहले क्या होता है, जब इस प्रकार की सारी गतिविधियां चल रही थी तो भरतपुर राज्य का जो प्रशासक हैं डंकन मैकेंजी, ये यहाँ के जो नेता हैं, ये जितने भी नेता हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, इन पर अत्याचार किए जाते हैं, अमानवीय अत्याचार इन पर किए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जन आक्रोश भड़कना स्वाभाविक था, जनता नाराज थी, जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, तो जन विद्रोह भी देखने को मिल रहा था आसपास। उसी की क्षतिपूर्ति के लिए भरतपुर रियासत के द्वारा अक्टूबर 1942 में ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का गठन कर दिया जाता है। क्या है ये? अक्टूबर 1942 में भरतपुर रियासत द्वारा ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का गठन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? और ये बोला जाता है कि जो ब्रज जया प्रतिनिधि सभा है, इसमें मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, जो कि कुछ मनोनीत होंगे और ज्यादातर निर्वाचित होंगे। इसके चुनाव भी होते हैं दोस्तों। इसके चुनाव आयोजित किए जाते हैं अगस्त 1943 में, जिसमें बड़ी भारी संख्या में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ता चुनकर आते हैं। 37 में से 37 जो निर्वाचित सीटें थी ब्रज जया प्रतिनिधि सभा की, उसमें से 27 सदस्य भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के इसमें से चुनकर आते हैं। तो बड़ी संख्या में सदस्य
भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के इस संस्था में शामिल हो जाती है। ये एक तरीके से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का एक तरीके से प्रयास ही था, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं होने वाला प्रयास था। अच्छा प्रयास इसे नहीं कहा जा सकता। इसमें मेंबर ज्यादा ये थे, तो जो नेता बनाया जाएगा इस सभा का वो भी इसी संस्था का बनाया जाएगा। तो नेता बनाया गया था दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगर आपको नाम नहीं भी दिख रहा है तो भी आप मेरे में जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन सकते हो, और उसके आधार पर अगर आप लिख भी रहे हो तो लिख भी सकते हो। जुगल किशोर चतुर्वेदी को नेता बनाया जाता है। इसके अलावा अगस्त 1943 में जब चुनाव हो जाते हैं, चुनकर आ जाते हैं प्रतिनिधि, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को इस ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का नेता बना दिया जाता है। लेकिन इसमें जो बोल वाला होता है वो सामंत वर्ग का ही होता है। इनके जो सदस्य थे भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के, उनकी नहीं सुनी जाती है, नहीं उनकी किसी बातों पर संजीदगी से विचार किया जाता है, जिसके कारण अप्रैल 1945 में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ता ब्रज जया प्रतिनिधि सभा से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे दिया जाता है। उसके बाद के घटनाक्रम पर अगर हम बात करें, अप्रैल 1945 में इस्तीफा दे दिया जाता है। 1947 में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, इसका भरतपुर में दौरा होता है, भरतपुर आता है। ये भरतपुर की जनता के द्वारा, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के सदस्यों द्वारा लॉर्ड वेवेल का भारी विरोध किया जाता है। और इस दौरान एक कार्यकर्ता जिनका नाम था दोस्तों रमेश स्वामी, एक कार्यकर्ता जिनका नाम था रमेश स्वामी, वो इनके विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो जाते हैं। बाद में फरवरी 1947 में उनकी रमेश स्वामी की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद की अगर हम घटनाक्रमों पर बात करें तो अंतिम बात करनी है अब हमें सब जानकारी भी है, हम सबको जानकारी है। 18 मार्च 1948 को भरतपुर रियासत का राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। उसके बाद में उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो मांग थी वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब लोकप्रिय सरकार गठित हो ही जानी है। इस वजह से ये सारी चीजें अब समाप्त हो जाती है। 18 मार्च 1948 को भरतपुर रियासत का राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण यानी कि मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। किन किन का योगदान रहा है भरतपुर राज्य प्रजामंडल आंदोलन के दौरान? गोपीलाल यादव का रहा है। ठाकुर देशराज बड़े किसान नेता थे, इनका रहा है। इन्होंने 1924 से 1927 तक भरतपुर के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सारी किसान सभाएं आयोजित की, तो इनका भी रहा है। रेवती रमन उपाध्याय का रहा है दोस्तों। इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी का रहा है। इसके अलावा एक और नाम अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो मास्टर आदि यंत्र का भी इसमें योगदान रहा है। ये जो ब्रज जया प्रतिनिधि सभा के नेता थे वो तो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी तथा इसके उपनेता थे मास्टर आदि यंत्र। तो ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आज हमने राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उनमें अलवर प्रजामंडल के बारे में समझने की कोशिश की है। साथ में आज हमने भरतपुर प्रजामंडल के बारे में भी समझने की कोशिश की है। इसमें अगर आपको इतनी सारी चीजें याद ना भी होए तो भी आप कम से कम संस्थापन करता और इसके अलावा जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदि यंत्र, ये कुछ नाम याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेट याद नहीं भी होती है, कुछ बच्चों को डेट में भी समस्या आती है कि सर 1940 1945 कब तक याद करेंगे। तो अगर आपको तारीखें याद भी नहीं होती, सन याद भी नहीं होती, तो घटनाक्रम तो याद हो सकते हैं। अगर आपको घटनाक्रम याद होने में समस्या नहीं है तो आप घटनाक्रम को एज याद रख सकते हो। तारीख में इस वजह से लिखता हूँ ताकि घटनाक्रम सुनिश्चित हो जाए कब क्या हुआ था। तारीख अगर याद नहीं भी रहती, सन अगर याद नहीं भी रहता है तो भी आपको थोड़ा घटनाक्रम के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
इसके अलावा संस्थापना तथा संस्थापनकर्ताओं का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है अलवर तथा भरतपुर में प्रजामंडल तथा प्रजामंडल आंदोलन। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे महत्वपूर्ण रहेगी, आपको इससे फायदा ही होगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब हम करौली, धौलपुर तथा शाहपुरा में प्रजामंडल के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।